प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। जीवन में प्रेरणा जैसी चीज जहां से भी मिले, जिन भी बातों से हम प्रेरित हो सकें, हमारा उत्साह बढ़ सके, हमें जीवन में दिशा मिले, कुछ रोशनी नजर आए, उसकी तरफ जरूर एक बार हमें मुड़कर देखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम उसको आत्मसात करते हैं यानी उसके भाव को, तो निश्चित रूप से हम चाहे जितनी भी तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हों, लेकिन फिर भी हमें उसमें से रास्ता दिखाई देने लगता है। मन की बात की एक बड़ी खास बात है श्रोताओं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, देश के बारे में, समाज के बारे में, व्यक्ति के बारे में, दुनिया भर के बारे में बातें होती हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री महोदय हर बार कुछ न कुछ ऐसे विशेष प्रेरक बिंदु हम सब के साथ साझा करते हैं जो हम सब के लिए अद्भुत भी होता है, आश्चर्यजनक भी होता है, लेकिन उससे जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ करने की और कुछ सार्थक करने की प्रेरणा हम सबको मिलती है। क्योंकि हमें कई बार लगता है कि हम बहुत ज्यादा मुश्किलों में हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि हमसे ज्यादा मुश्किल या ज्यादा चुनौती का सामना करते हुए भी ऐसे लोग हैं जो रास्ता बना लेते हैं और रास्ता बनाकर दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। ऐसी ही एक बिटिया के बारे में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया, और वो नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। नाम अन्वी है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा नाम है, और ये नाम हमेशा इसलिए भी याद रखेगा क्योंकि अन्वी से जब प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई तो वो मुलाकात उनको इतनी प्रेरक लगी कि उसका जिक्र उन्होंने मन की बात में किया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला। अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और वो बचपन से ही हार्ट की गंभीर बीमारी से भी जूझती रही है। जब वो केवल 3 महीने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और न ही उसके माता पिता ने कभी हार मानी। अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और फिर तय किया कि अन्वी की दूसरों पर निर्भरता को कम कैसे करेंगे। उन्होंने अन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाना, जूते के फीते कैसे बांधना, कपड़ों के बटन कैसे लगाना, ऐसी छोटी 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 चीजें सिखाना शुरू किया। कौन सी चीज की जगह कहाँ है, कौन सी अच्छी आदतें होती हैं, ये सब कुछ बहुत धैर्य के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की। बिटिया अन्वी ने जिस तरह सीखने की इच्छा शक्ति दिखाई, अपनी प्रतिभा दिखाई, उससे उसके माता पिता को भी बहुत हौसला मिला। उन्होंने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने 2 पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके माता पिताजी ने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पाएगी। लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है। वो अपनी माँ के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है। अन्वी आज देश भर के कंपटीशन में हिस्सा लेती है और मेडल जीतती है। योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया। अन्वी ने योग को आत्मसात कर जीवन को आत्मसात किया। अन्वी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिला है। अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का हो गया है। योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली जा रही है। मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के श्रोता अन्वी को योग से हुए लाभ का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस स्टडी है। जो योग के सामर्थ्य को जांचना परखना चाहते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों ने आगे आकर के अन्वी की इस सफलता पर अध्ययन करके योग के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराना चाहिए। ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की बहुत मदद कर सकती है। श्रोताओं, इसीलिए आज हम बातचीत करना चाहते हैं विस्तार से अन्वी के बारे में। अन्वी से, अन्वी के पिताजी से, अन्वी की माताजी से, या उनके और जो जीवन में ऐसे लोग हैं
जिन्होंने उनको प्रेरित किया। तो इस समय विजय झांझरुकिया जी, जो कि अन्वी के पिताजी हैं, सीधे सूरत से फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ चुके हैं। आइए हम सबसे पहले तो उनसे बात ही करें, उनसे बातचीत की शुरुआत करें। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। जी जी, नमस्कार सर। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब आपसे मुलाकात की थी और बिटिया से मिले थे, तो तभी उन्होंने सोच लिया था कि मन की बात में एक दिन इसका जिक्र जरूर करना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रेरक बात थी। जी जी, कब मुलाकात हुई थी आपकी प्रधानमंत्री जी से? 10 तारीख को हम प्रधानमंत्री जी से उसके निवास स्थान पे मिले थे। अच्छा, दिल्ली में आकर आपने मुलाकात की थी? जी 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 सर। तो मिलने के पीछे क्या इच्छा थी आपकी, क्या मकसद था? उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ हाँ। 2008 में जब अन्वी का जन्म हुआ था, तब हम भावनगर में, गुजरात भावनगर में हम रह रहे थे। हाँ हाँ। तब मोदी साहब का एक कार्यक्रम वहाँ पे भावनगर में था। तो पूरे भावनगर में सर के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, सब लाइटिंग वाइटिंग सब हुई थी। तब हम अन्वी को लेके जब रास्ते पे रात को निकल रहे थे, तब अन्वी ने मेरे को पूछा कि ये कौन है। तो मैंने उसको बताया कि ये नमो दादा है। अच्छा। तब से अन्वी मोदी सर को नमो दादा के नाम से ही बुलाती है। और जब उसने योगा स्टार्ट किया, और उसको जब हमने बात बात पे जब हम बताते थे कि मोदी सर भी योगा के बहुत प्रशंसक है, वो भी हर रोज योगा करते हैं, तभी से उसके जहन में एक इच्छा थी कि मेरे को भी मोदी सर से मिलना है और मोदी दादा के साथ मेरे को एक बड़े स्टेज के ऊपर योगा परफॉर्म करना है। अरे वाह। तो उसी हिसाब से जब उसने योगा करना स्टार्ट किया, फिर नेशनल चैंपियनशिप उसने जब जीती, और हमने उस अवार्ड के लिए, जब डिसेबल हमारा जो मंत्रालय है, हाँ। वो 3 दिसंबर को अवार्ड देता है, तो क्रिएटिव चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के लिए जब हमने उसका अवार्ड का फाइल रखा और उसके लिए वो सिलेक्ट हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए भी वो सिलेक्ट हुई, उसके बाद गुजरात गरिमा अवार्ड उसको मिला। तो ये सब अवार्ड मिलने के बाद उसकी अंतर की इच्छा बढ़ने लगी कि नहीं, मेरे को अभी तो मोदी सर से मिलना ही है। तो हम 8 तारीख को दिल्ली में एक उसका परफॉर्मेंस का कार्यक्रम था। अच्छा। उसके लिए हम वहाँ पे आ रहे थे दिल्ली में। तो मैंने पीएमओ में एक मेल डाला कि अभी हम वहाँ पे आ रहे हैं और अन्वी की ये इच्छा है कि वो मोदी सर से मिले। तो तुरंत पीएमओ से मेरे को ऊपर कॉल आ गया और हमारी जो एप्लीकेशन थी वो ग्रांट हो गई, और हम 10 तारीख को ही सुबह 11 बजे मोदी सर से मिले, उसके 7 जनपद उसके निवास स्थान में। अच्छा विजय जी, जब नमो दादा से अन्वी की पहली मुलाकात हुई, उसने पहली बार देखा उनको साक्षात, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था, क्या उसके हाव भाव थे? जी, वो तब उसके हावभाव ऐसे थे कि वो जानो हमारे बच्ची नहीं है, वो मोदी सर से मिलने के लिए यहाँ पे आई है। उस एंथुसियाज्म से वो उसकी ऑफिस में अंदर दाखिल होती है, बहुत उत्साहित थी, मिलती है। हाँ। और सर के पाँव छूती है, उसके साथ फोटो खिंचवाती है। सर जो पूछते, हमको भी आश्चर्य हुआ। हाँ। सर जितने भी मोदी सर ने प्रश्न पूछे, उसका सबका अन्वी ने आंसर दिया। वैसे बेसिकली वो और अननोन पर्सन से मिलती नहीं है, हाँ। लेकिन वहाँ पे जैसा एक अपनापन सा उसको लगा, और वो नमो दादा से इतनी घुल मिल गई कि हम भी सोचने लगे कि ये क्या सब हो रहा है। अरे पता नहीं, नियति में कुछ चीजें ऐसी होती है, आप जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसके बारे में, है ना? जी, पक्का वो हम बयान नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो मोदी दादा ने अन्वी से क्या क्या पूछा, क्या क्या बातें की, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई? सबसे पहले तो मोदी दादा ने उसको बोला कि बेटा ये ले, तू सुबह सुबह मेरे घर पे आई है तो मुंह मीठा कर। हाँ। ये ले चॉकलेट खा। तो उसने सबसे पहले चॉकलेट अन्वी को दी। फिर उसने बोला कि बेटा आप क्या करते हो? तो बोला कि मैं योगा करती हूँ। फिर अब योगा आपको कौन करवाता है? तो फिर मम्मी करवाती है, मेरी नम्रता टीचर करवाती है, मेरे स्कूल में भी मेरे को योगा करवाते हैं। ऐसी सब बातें जुड़ती गई। फिर एक जगह पे मोदी सर ने ऐसा बोला कि आपको कौन सबसे अधिक डांटता है, मम्मी डांटती है पापा डांटता है? अच्छा। तो अन्वी ने बोला कि नहीं, मम्मी डांटती है। अच्छा। फिर वो मोदी सर ने बहुत इम्प्रेसिव बात बोली कि बेटा आप गुजरात सूरत जाके अपने हर एक फ्रेंड को बताना कि आज मोदी सर ने मम्मी को बहुत डांट लगाई, देख मैं तेरे सामने मम्मी को डांट लगाता हूँ। अच्छा। फिर आपको पता चलता है मम्मी को मैं डांटता हूँ, देख मैं अभी मम्मी को कितना डांटता हूँ, आप अपनी हर एक फ्रेंड को बताना। हाँ। और फिर मोदी सर ने उसको ये भी बताया कि नहीं बेटा देखो, आपका पूरा जीवन योग के ऊपर निर्भर है, तो आपको रेगुलर योग तो करना पड़ेगा, आप योग में और आगे बढ़ो। फिर हमको भी मोदी सर ने सजेशन दिया कि अभी योग को तो पैरा ओलंपिक में या कोई भी नेशनल जगह पे योग में, दिव्यांगों के लिए योग में अलग कैटेगरी नहीं है, तो आप दिव्यांगों के लिए जो भी खेलकूद होते हैं उसमें से कोई एक स्पोर्ट्स आप चुने और उसमें अन्वी को आगे बढ़ाओ। क्योंकि अभी अन्वी जो दिव्यांग थी, उसमें से दिव्य करने के लिए योग ने हमको सपोर्ट किया और योग ने हमको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची दे दी। अभी उससे आगे हम अन्वी को लेके जाना चाहते हैं, तो अभी हमको और एक स्पोर्ट्स ट्राई करना पड़ेगा। तो ये सब सजेशन भी मोदी सर ने हमको दिए। अच्छा, जब नम्रता जी से आप पहली बार मिले, जो कोच हैं इसकी योग की,
तो जब उन्होंने देखा होगा कि किस किस तरह की समस्या से जूझ रही है अन्वी, नम्रता जी से हम जब पहली बार मिले तब वो भी थोड़े शॉक थे, वो कंफर्म नहीं थे, क्योंकि हमने जब बताया कि इसकी 3 महीने की उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, आज के दिन भी उसका माइट्रल वाल्व लीकेज है, वो बोल नहीं पाती है, फिर उस जो लार्ज इंस्टेंटाइन जो उसका है वो भी 75% डैमेज है, और वो डाउन सिंड्रोम में एमआर चाइल्ड है। तो वो भी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई कि इस बच्ची के साथ मैं कैसे डीलिंग करूंगी, इस बच्चे को कैसे सिखाऊंगी, अगर कोई योग की कोई ऐसी क्रिया करवाऊंगी उसमें अगर उसको शारीरिक श्रम पड़ा और उसमें हार्ट के लिए कुछ और कोई कॉम्प्लिकेशन आ गए तो। फिर उसने बोला कि सर ये थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर मेरी वाइफ जो है उसने बताया कि आप चिंता मत करो, हर रोज 1 घंटे मैं आपके साथ अन्वी के साथ बैठूंगी, मैं भी योगा सीखूंगी और मैं साथ में रहूंगी, इसलिए आप चिंता मत करो कि अन्वी को कुछ हो गया तो। क्योंकि वो क्या है कि जब वो हमारे 2008 में जब अन्वी का जन्म हुआ तब ये मेरी पहली चाइल्ड थी, इसलिए हम टेंशन में आ गए जब डॉक्टर ने बताया कि इसको इतनी सारी मुश्किलें है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज उसको है, डाउन सिंड्रोम है, फिर हर्सप्रुंग डिसीज है। तो हमने भगवान से बोला कि अभी इस बच्चे को कैसे बड़ा करेंगे। लेकिन जब हमारे डॉक्टर थे, पेडियाट्रिक डॉक्टर भावनगर में, डॉक्टर मेहुल गोसाई, उसने हमको बताया कि डाउन सिंड्रोम बच्चियों में भी क्रिएटिविटी छुपी होती है। अच्छा। फिर हमने काफी डॉक्टरों के साथ बातचीत की, डाउन सिंड्रोम की जितनी बुक्स थे हमारे पास अवेलेबल वो सब हमने खरीदे, उसमें पढ़ा, फिर नेट के ऊपर जितना भी कंटेंट था वो सब हमने पढ़ा। तब हमने एज ए पेरेंट्स हमने उसमें से कंक्लूजन निकाला कि हमारी बच्ची में भी कोई एक क्रिएटिविटी छुपी होगी, हमको सिर्फ उसमें से वो क्रिएटिविटी ढूंढनी है। फिर वो जो थोड़ी बड़ी हुई तो हमने डांस में ट्राई करवाया, म्यूजिक ट्राई करवाया, ड्राइंग ट्राई करवाया, लेकिन जहाँ पे परफेक्शन का मामला आता था, जहाँ पे बोलने का मामला आता था, वहाँ पे वो थोड़ी सहमी जाती थी, वो रुक जाती थी वहाँ पे। फिर उसके बड़ी आंत में प्रॉब्लम थी, इसलिए वो अपनी दैहिक क्रिया ठीक तरीके से नहीं कर पाती थी। अच्छा। हमको उसके लिए उसको लैक्सेटिव देना पड़ता था, तो पेट में गैस बहुत रहता था, तो रात को सोती थी तो वो उल्टी सोती थी और पैर पूरे माथे के ऊपर लेके सोती थी, पूरा पैर। अच्छा। फिर उसकी मम्मी को एक दिन स्ट्राइक हुआ कि इसके बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो क्यों ना हम इसको योग में या एथलेट में आगे बढ़ाए। तो वो जब एक विचार उसकी मम्मी के दिमाग में आया तो वो विचार लेके हम उसके स्कूल में परेश भाई से मिले। वो परेश सर उसके ट्रस्टीज है, तो जहाँ पे नॉर्मल स्कूल ही है और वहाँ पे 2000 नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, उसके साथ 42 दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। दिव्यांग स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है संस्कार कुंज ज्ञानपीठ, नरथान में, सूरत में ही है। सूरत में, अच्छा। हाँ। फिर परेश सर से मिले कि सर देखो एजुकेशन में अन्वी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगर उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम क्यों ना और कोई स्पोर्ट्स में उसको आगे बढ़ाए कि जहाँ पे उसको बोलना ना पड़े और उसकी स्पोर्ट्समैनशिप भी उसके लिए एक रोल मॉडल बने। तो परेश सर ने भी एक्सेप्ट किया। फिर नम्रता मैडम को बुलाया और दोनों और उसकी मम्मी अवनी, तीनों ने साथ बैठ के डिसाइड किया कि चलो भी इसको भी हम योग में ट्राई आगे करवाते हैं। और देखते ही देखते अन्वी ने इतने सारे योग में फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर ली कि जो नॉर्मल बच्चे 3-4 साल की मेहनत के बाद फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करते हैं, वही फ्लेक्सिबिलिटी अन्वी ने 3 महीने की बाद ही कर ली। क्या बात है। तो ये हमारे लिए मिरेकल था। एक मतलब माँ बाप के रूप में आपने जो प्रयास किया है वो सचमुच, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उसकी प्रशंसा भी की, ये सच बात है कि आप लोगों ने, एक तो ये कि हिम्मत नहीं हारी, दूसरी बात ये कि आपको ये एहसास था कि आपकी बच्ची में कुछ न कुछ स्पेशल ईश्वर ने जरूर दिया है और वो आप लगातार ढूंढते रहे और एक दिन वो चीज आपके सामने आ गई जिसमें योग में अन्वी ने इतनी दक्षता हासिल कर ली है। आज वो एक बहुत अच्छे योग की क्रिया करने वाली बालिका है और बहुत सारी चीजें उसकी वजह से उसके जीवन में सुधार भी हुआ है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जो भी मुकाम हासिल करना चाहते थे वो सब मुकाम अन्वी ने हासिल कर लिए है। मानो उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल गया, उसको प्रधानमंत्री अवार्ड भी मिल गया, उसको गुजरात गरिमा अवार्ड, गुजरात का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, वो भी उसको मिल गया। और खुद मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में इसके लिए जिक्र किया। तो ये अभी मानो आगे तो अभी यही हमारा रहेगा इंटेंशन कि अन्वी को अभी रोल मॉडल के रूप में हम और कहीं जगह पे लेके जाए और स्कूल में लेके जाए, हर एक बच्चे के सामने उसका परफॉर्मेंस करवाए, उसको भी बोले कि अगर अन्वी कर सकती है तो आप भी कर सकते हो, योग आपके जीवन बदल सकता है। तो आप योग को अपने रेगुलर जीवन में प्रस्थापित करें और योग से निरोग रहे। बहुत अच्छी बात है विजय जी। और देखिए, जो इतने सारे सम्मान और पुरस्कार अन्वी को मिले हैं वो तो मिले ही हैं, लेकिन अन्वी जब दूसरों के जीवन में प्रेरणा बनकर आएगी, रोशनी बनकर आएगी, दूसरों को इससे प्रेरणा मिलेगी और
दूसरों का, ऐसे बच्चों का जीवन सुधरेगा, बेहतर होगा, वे आत्मनिर्भर होंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है और उपलब्धि अन्वी के लिए, आप सबके लिए तो यही है कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। आप लोग वैसे आर्थिक रूप से क्या क्रियाकलाप आपके होते हैं, बिजनेस है आपका, या क्या करते हैं आप लोग? जी, हम हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैं प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और मेरी वाइफ है वो प्राइमरी स्कूल में टीचर है। अच्छा। लेकिन अन्वी को दिव्यांग में से दिव्य बनाने के लिए अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल रहा होगा तो उसकी मम्मी का रहा होगा, क्योंकि जॉब करती है, फिर पूरी पारिवारिक सब देखना पड़ता है, उसमें सब टाइम निकाल के अपना पर्सनल टाइम अगर और कोई अपनी यंग एज में घूमने फिरने में या सोसाइटी में बैठने के लिए जब जो टाइम स्पेंड करेंगे वो टाइम चुरा के मेरी वाइफ ने अन्वी के लिए स्पेयर किया। और अन्वी को हर एक बार की एक घंटे उसके योग ट्रेनर प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको समझ नहीं आता है तो उसकी वही रिपीटेशन 10 या 15 बार उसको करवानी पड़ती है। अच्छा। तो जब भी अन्वी को मूड रहता है तब उसको बहला फुसला के किसी भी तरीके से उसको प्रैक्टिस करवाना, उसको याद करवाना, फिर परफॉर्मेंस करवाना, वो सब में रोल मॉडल की तरह मेरी वाइफ ने प्रदान किया है। तो अन्वी को ये जो हासिल हुआ है उसमें सबसे बड़ी क्रेडिट जाती है तो मेरी वाइफ को जाती है, अवनी को जाती है। तो आपने इतनी सारी बातें की हैं अन्वी की माता जी यानी अवनी जी के बारे में। अब मुझे लगता है कि उनसे भी हमें जरूर बात करनी चाहिए और अवनी जी से विस्तार से थोड़ी बातचीत करना चाहता हूं। कोशिश करेंगे कि अन्वी से भी हम उसके मुंह से भी कुछ सुन सके तो बहुत अच्छा लगेगा। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत प्रेरक इसलिए है कि एक बच्ची ऐसी अन्वी जिसके जीवन में चुनौतियां तो बचपन से रही हैं, लेकिन जिस तरह से उसने खुद और उसके परिवार ने, माँ बाप ने, सबने मिलकर एक रास्ता दिया और दिखाया, आज अन्वी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई है। प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इसीलिए अन्वी का बहुत खूबसूरत ढंग से और बहुत प्रेरक ढंग से जिक्र किया। उस पूरी बातचीत को आपने सुना भी। लेकिन अभी हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी हम जुड़ रहे हैं अन्वी की माता जी यानी अवनी जी से। और विजय जी से जब हम बात कर रहे थे अन्वी के पिताजी से, तो उन्होंने जो एक बात बताई और एक सेंटेंस, एक वाक्य बोला, अन्वी जो दिव्यांग है उसे दिव्य बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका जिनकी रही है वो अन्वी की माता जी यानी अवनी जी की रही है। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस बातचीत के लिए आपने समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो अध्यापक हैं और अध्यापक होते हुए भी दूसरे बच्चों को भी आप संभालती हैं और फिर अपने बच्चे के लिए भी इतना सारा समय आप देती हैं जिसका जिक्र विजय जी ने किया। मुझे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ अवनी जी की अन्वी चूंकि बचपन से ही इस तरह की समस्या थी, तो वो कैसे कैसे बड़ी हुई, किस किस तरह की चीजें थी जो बाद में धीरे धीरे जिसमें सुधार आता गया? जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पानी का गिलास उठाने की उसकी दिक्कत होती थी, फीते कैसे जूते के बांधने उसकी समस्या होती थी, बटन कैसे लगाना, पर ये सारी चीजें आप लोगों ने उसको धीरे धीरे बड़े धैर्य के साथ उन चीजों को सिखाया है, उससे बड़ा किया है और आज वो बहुत कुछ ऐसा है जो खुद कर लेती है। तो कैसे आप लोगों ने शुरुआत की थी, किस किस तरह की समस्याएं थी शुरू में? जब शुरू में हमको पता चला कि उसको इतनी सारी मुश्किलें हैं उसके जीवन में, ये नहीं कर पाएगी, थोड़ा उसका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी डाउन सिंड्रोम की वजह से डिले रहेगा, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हमने शुरू में तो ऐसा सोचा कि इतनी सारी मुश्किलों के साथ हम एक लड़की को कैसे बड़ा करेंगे, कि आज समाज की सोच ऐसी है कि लड़की है तो ये अच्छी होनी चाहिए, उसको ये आना चाहिए। तो इन सब मुश्किलों के साथ हमने डॉक्टरों से भी बातचीत की। तो मैं ये मानूंगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे डॉक्टर मेहुल गोसाई मिले अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिवली समझाया पहले कि देखो ये सब चीजें जो है वो उसको होनी थी तो हो गई, अब आप कोई टेंशन मत लो, लेकिन अब ये सोचो कि इन चीजों के साथ आप उसको कैसे बढ़ाओगी। और उन्होंने ये पॉजिटिवली बताया कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी तकलीफ है उसकी जो कभी क्योर नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसके लिए एफर्ट करोगे तो धीरे 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 वो सब चीजें सीखेगी। हाँ, हो सकता है कि उसको वक्त लगे, जो नॉर्मल बच्चा जो सब चीज करता है उससे उसको ज्यादा समय लगेगा और आपकी मेहनत उसमें ज्यादा होगी। कि आप नॉर्मल बच्चे को 2 बार में समझाओगे तो वो बच्चा समझ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको हो सकता है कि 100, 150, 200 बार भी आपको समझाना पड़े, लेकिन जिस दिन आप थकोगे उस दिन आपका बच्चा रुक जाएगा, इसलिए आपको थकना नहीं है। और जो डॉक्टर की ये पॉजिटिव बातें थी वो हमें बहुत अफेक्ट की और हमने धीरे 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 ये सब बातों के लिए सोचा, नेट पे सर्च किया, तब पता चला कि ये बच्चा सब कुछ सीखेगा लेकिन हमको उसको सपोर्ट करना है, उसके लिए खुद
सब कुछ करके नहीं देना है। अगर वो बोलता नहीं है तो हमको उसको बोलने के लिए प्रेरणा देना है। वो खड़ा नहीं होता है तो उसका हाथ पकड़ के चलवाना है, थकना नहीं है बस। और कोई भी चीज हो उसको खुद पर करने देना है तो ही ये बच्चा सीखेगा। ऐसा नहीं कि उसने पानी का गिलास अभी बैठकर मांग लिया तो दे दिया। उसको उंगली पकड़ के वहां तक ले जाओ, बताओ कि यहाँ ग्लास है, यहाँ से लो बेटा पानी और पियो। खुद का काम खुद करने दो। जैसा करता है, जितनी भी देर में करता है, धीरे धीरे ये सब चीजें हम करते गए। परिवार ने भी उसमें उतना साथ दिया। घर में मम्मी जी रहती थी तो उन्होंने भी उसको धीरे धीरे सब कुछ सिखाया। और मानो कि जैसे हमने उसको शुरू में स्पेशल बच्चा है और स्पेशल ट्रीटमेंट देना है ऐसा मन में लिया ही नहीं। अच्छा, नॉर्मल बच्चा है और नॉर्मल बच्चे की तरह ही उसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाते गए और वो सीखती गई। तो छोटे होने पर तो जब वो उम्र कम थी उसकी तो वो तो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी। हाँ, वो तो बहुत दिक्कत हुई सर, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा 9 महीने में बैठना सीखता है तो उसे 1.5 साल लगा बैठना सीखने में। फिर चलने में भी उसे 2.5 साल लगा। मेरा जब दूसरा बच्चा आया फर्स्ट, उसके बाद उसने चलना सीखा। तो उस वक्त भी हमें बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि दोनों बच्चों को मैनेज करना। जो ये बच्चा अभी चलना भी नहीं सीखा था और दूसरा बच्चा जो था स्पर्श, वो बिल्कुल छोटा था। तो डॉक्टरों ने जो सलाह दी उस हिसाब से हम उसको ट्रेन करते थे, उसको बिठाते थे, कोई सपोर्ट के साथ बिठाते थे। डॉक्टर बोले अभी उसको सपोर्ट देकर बिठाओ तो वो धीरे धीरे वो बैठना भी सीख जाएगी। उसको उल्टा पड़ना भी नहीं आता था, वो भी वो 6 महीने के बाद सीखी। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वो नहीं कर पाती है तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करके उसको टर्न करवाओ, सिखाओ कि ऐसे टर्न करना है बेटा, ऐसे करना है। कोई चीज उसके पास रखो जो उसको पसंद है तो वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो 4 पैर पर भी चलना सीखेगी। तो ऐसे डॉक्टरों के गाइडेंस के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अच्छा, फिर उसको जी में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत कुछ चीजें खाती ही नहीं थी। मैं यही तो पूछने वाला था कि खान पान का उसका कैसे मैनेज करते थे और क्या चीजें खाती थी, क्या नहीं खाती थी। जब वो 1.5 साल की हुई तब तक तो वो सिर्फ 3 ही चीजें खाती थी सर। एक खिचड़ी खाती थी, सिंपल रोटी खाती थी और उसको गांठिया पसंद था। अच्छा, चीजों के अलावा मुझे उसको कुछ खिलाना हो तो सूप बनाकर देना पड़ता था तो वो चम्मच से पिलाती तो वो पी जाती थी। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती गई, थोड़ा थोड़ा समझती गई तो उसके बाद वो सब कुछ चीजें खाने लगी। और जो उसका आंतड़ा का प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैदा और ब्रेड हम बहुत कम देते हैं उसको, लेकिन सलाद और सूप ज्यादा अभी देते हैं। अच्छा, खेलने कूदने में मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना या बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ समय बिताना, उसमें वो क्या स्थिति थी उसकी? सहज थी वो, कैसे करती थी? जब शुरू में वो दूसरे बच्चों के साथ घुलती मिलती नहीं थी, हमारे पास ही रहती थी। अगर घर पे भी कोई आ जाता है तो हमारे पास बैठ जाती थी। हम उसको कहीं सब जगह ले जाते गार्डन में तो वो किसी और बच्चों के साथ नहीं खेलती थी, सिर्फ हमारे पास ही बैठती थी। और हम उसको अगर कोई चीज खिलाए तो वो उससे हमारे साथ खेलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी तो उसको सिखाया कि बेटा अभी तुम बड़ी हो रही हो, सब बच्चों के साथ खेलो। पर फिर भी अभी भी वो कभी कुछ चीजें हैं जो बच्चों के साथ खेलने जाती है लेकिन वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है। अच्छा, अन्वी को अब क्या क्या चीजें बहुत अच्छी लगती है? अभी उसको योग तो करना पसंद है लेकिन साथ साथ में उसको पेंटिंग करना पसंद है। वो ड्राइंग करती है, फिर टीवी देखती है, शॉपिंग करना उसको अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है। फिर उसको नई नई चीजें भी खाने का शौक है तो कुछ नया देखती है तो बोलती है कि मुझे ये खाना है मम्मी। तो खाने की भी बहुत शौकीन है। तो अभी वो अपनी बात को आपसे कह भी लेती है ढंग से? हाँ, अभी वो सब डिमांड करती है कि मुझे ये लेना है, ये करना है। तो अभी वो बहुत समझ तुकमा उसमें आने लगी है कि ये योग की वजह से उसका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका जो मेंटल लेवल जो था उसमें भी हमको पॉजिटिवनेस मिला कि अब वो हमारी बातें समझ रहती है। भले ही बोलती नहीं है लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये समझ रही है कि इस बारे में बात हो रही है। और अपनी बात को जाहिर करने में भी अभी वो कोशिश ज्यादा करती है। तो अभी चीजों में पहले से कितना सुधार आप देखती हैं? सर, पहले एक वक्त था जब वो पेंसिल भी नहीं पकड़ सकती थी। आज अपने हिसाब से वो वाटर कलर भी करना चाहती है तो वो करती है। मतलब कोई चीज ड्रॉ करती है, देखती है, फिर उसमें अपने हिसाब से कलर करती है, उसकी बॉर्डर लगाती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो जो सुधार है उसमें हम कह सकते हैं पूरा चेंज हो गया है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इस हद तक अचीव कर पाएगी।
और हमें खुशी है कि हम बहुत से पेरेंट्स को भी ये गाइड कर सके, क्योंकि सूरत में हम रहते हैं जहाँ, हाँ। वहाँ बहुत से पीडियाट्रिक डॉक्टर है, जहाँ डाउन सिंड्रोम बच्चा अगर जन्म लेता है अच्छा। तो वो उनके पेरेंट्स को हमारा कांटेक्ट नंबर देते हैं और कहते हैं कि आप देखो कि भाई अगर डाउन सिंड्रोम बच्चा है हाँ। तो उसके लिए आप एफर्ट करोगे तो बच्चा कैसा होगा। उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि आप देखोगे अन्वी को तो आपका भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा सच है। और आप एफर्ट करोगे तो आप अपने बच्चे में भी वो सुधार ला सकोगे। जी। और कम से कम अब तक 40-45 पेरेंट्स जो है वो हमारे घर अन्वी के बारे में जान चुके हैं और अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ नया सोचने की ठान कर उनमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो वो हमारे लिए शायद एक अचीवमेंट ही है। अच्छा अवनी जी, अन्वी के साथ साथ आपने इतना योगा अभ्यास किया, अब तो आप भी बहुत एक्सपर्ट हो गई होंगी, है ना? हाँ सर, अभी उसके साथ साथ मैं उतना कर तो नहीं पाती उसके जी। जितना, इन सब नाम आते हैं, सब पोस्चर जानती हूँ, क्योंकि उसको सब योगासन के नाम नहीं पता है हाँ। कि कैसे करना है, लेकिन मुझे उसको बताना पड़ता है कि बेटा हाथ ऐसे करते हैं वो वाला आसन करो, पैर ऐसे करते हैं वो वाला आसन करो, तो वो करती है। तो उसके लिए मुझे भी स्टडी करना पड़ता है। जब कोई कंपटीशन में लेके जाती हूँ हाँ। तो उसके नियम्स को भी मुझे पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, कितनी देर होल्ड करना है, कैसे करना है, तो वो सब प्रैक्टिस मुझे ही करवानी पड़ती है, क्योंकि वो खुद ये नहीं डिसीजन ले पाती है। तो मुझे भी बहुत सारे योगासन आ गए हैं। और उसका लाभ भी आपको मिल रहा होगा। हाँ। अवनी जी, बहुत बहुत आभार आपका, सचमुच नमन करता हूँ आप सबको मैं इस बात के लिए कि कितनी बड़ी प्रेरणा हम सब के लिए आप सब बने हैं, अन्वी बनी है। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां जहां तक आप लोगों की बात पहुंचेगी देश दुनिया भर में, वहां वहां लोग इस बात को सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, इस बात से वो बड़ी सकारात्मक एक दिशा मिलेगी उन सबको। तो बहुत बहुत आभार। अवनी जी, अन्वी भी मेरा ख्याल है आपके पास ही बैठी हुई है, तो अगर क्या बात हो सकती है उनसे? हाँ जी सर, लेकिन वो अपना सेंटेंस नहीं बोल पाएगी। कोई बात नहीं, आप बोलेंगे तो उसका जवाब देगी। जी जी। हेलो हेलो। हेलो अन्वी, कैसे हैं आप? अच्छी है, मैं समझ गया आपकी बात से, आप कह रही अच्छी है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये अन्वी आप बताएं, आप जब पहली बार नमो दादा से मिली थी वो बताइए मुझे कि आपको कैसा मन में लगा था, कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा था? हाँ। क्यों, वैसे क्या अच्छा लगा था? मुझे मिला। आपका मन था ना बहुत समय से मोदी दादा से मिलने का? हाँ। मोदी दादा आपको बहुत अच्छे लगते हैं? हाँ। आपने पहली बार दादा की फोटो देखी थी कहाँ? भावनगर। भावनगर में? तब तो आप बड़े छोटे थे। तो आपने तभी से पापा मम्मी को बोला कि आपको नमो दादा से मिलना है? हाँ। अच्छा, नमो दादा ने आपको क्या क्या बोला? योगा स्कूल जाओ, योगा रोज करो। अच्छा, योगा रोज करो, क्या बात है। तो आप दादा की बात मान रही है ना अच्छे से? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत। अन्वी, आप से बहुत मिलने का हमारा भी मन हो रहा है और भविष्य में हम कभी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे, आपके घर आएंगे आपसे मिलने, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अन्वी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज के इस कार्यक्रम में हम वो चर्चा कर रहे हैं और वो कहानी सुन रहे हैं जो बहुत ही प्रेरक है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में जिसका जिक्र किया था, कहानी यानी अन्वी की कहानी है ये। अन्वी जो तमाम चुनौतियों के बीच से उसने अपने आप को साबित किया, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने साबित किया, और इस पूरी जर्नी में उनके माँ बाप, उनके परिवार और उसके साथ साथ जो अन्य लोग साझेदार रहे, भागीदार रहे, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से और बड़े प्यार से अन्वी को सहारा भी दिया, अन्वी का मार्गदर्शन भी किया, अन्वी की प्रतिभा और क्षमता को सामने लाने की कोशिश भी की। और योग प्रशिक्षक जो अन्वी की रही हैं उनका भी उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया था, और इस समय हम उन्हीं से बात करने जा रहे हैं। उन्हीं से मतलब नम्रता महावीर वर्मा से, जो कि सूरत में ही है और संस्कार कुंज ज्ञानपीठ इसी संस्थान में योग प्रशिक्षक के रूप में पिछले अनेक वर्षों से आप काम कर रही हैं। पहले तो नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में। शुक्रिया शुक्रिया। नम्रता जी, जब अन्वी से आपकी पहली मुलाकात हुई थी, पहली बार जब आप मिली थी और योग के माध्यम से उनके परिवार वालों ने या उनके माँ बाप ने ये इच्छा जाहिर की थी कि इनको योग में प्रशिक्षित किया जाए, तो आपको क्या लगा था? कुछ मुश्किल लगा था इसको कर पाना, जो जिस तरह की परिस्थितियां या हालात थे? हाँ, ये बात करीबन है 2018 के आसपास थी, जब वो हमारी संस्था में उसने एडमिशन लिया था हमारी स्कूल में। जी।
जब वो आई तब काफी सारी बीमारी के साथ जूझ रही थी, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, बॉडी की, मेंटल हेल्थ। वो एक चैलेंज था मेरे लिए। बेसिकली तो आपको योग करवाना था, तो योग करवाने में आपको क्या लगता था कि किस तरह की मुश्किल आ सकती है? जो हालात थे अन्वी के, उसकी इतनी सारी लिमिटेशंस थी, बॉडी की, मेंटल की, बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ में उसको ध्यान में रखते हुए मुझे उसको हैंडल करना था। हाँ। तो शुरू में खास करके ऐसे बच्चों में क्या होता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है, वो बातचीत ठीक से नहीं कर पाते, घुलते मिलते नहीं है। सबसे पहले मुझे उसके साथ में एक वो बॉन्ड बनाना पड़ा कि ताकि वो खुल के वो मुझे बता सके, मैं उसके साथ बात कर सकूं, और उसकी जो लिमिटेशंस है उसके साथ में मुझे उसको सिखाना था, क्योंकि वो मेंटल और फिजिकल दोनों स्टेबिलिटी जो थी उसकी, उसको मुझे स्ट्रेच करना था। तो ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट तो होती है, लेकिन इसमें बहुत ही पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है। नहीं तो ये निश्चित करना भी बड़ा मुश्किल रहा होगा नम्रता जी कि इस बच्चे के जो सीमाएं हैं या जो क्षमताएं हैं या जो परिस्थितियां, उसके हिसाब से कौन से आसन, किस तरह के आसन या योगाभ्यास करवाए जाएं, ये चुनना भी एक, मुझे लगता है, एक चुनौतीपूर्ण काम रहा होगा। डेफिनेटली, क्योंकि उसकी बहुत सारे लिमिटेशंस रहते हैं ना। वो कुछ चीजें कर पाते हैं, कभी कभी कुछ चीजों के लिए वो टोटली, क्योंकि वो विलिंगनेस होती है, लेकिन वो करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो उसको हमको धीरे धीरे उसकी स्टेबिलिटी जो है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको स्ट्रेच करना पड़ता है, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ता है। तो थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के आसन या अभ्यास आपने शुरू में करवाए आपने? शुरू में मैंने बेसिक से थोड़ा स्टार्ट किया था, ताकि मुझे पता चले कि वो कितना कर पाएगी। तो थोड़ा जो बोलते हैं कि शीर्षासन है, जिसके कारण उसके जो ब्रेन सेल्स जो थे, जो उसको मैंने एक्टिव करने की कोशिश की, ताकि उसका मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल सके। अच्छा। तो शीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन है, पद्मासन है, सर्वांगासन है, तो वो सब ऐसा है कि उससे मैंने शुरुआत की, ताकि मैं उसकी स्टेबिलिटी जो है, उसके ब्रेन सेल्स, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसको थोड़ा करके डेवलप कर सकूं। तो कितना लगभग समय लगा होगा जब आपको लगा कि नहीं, कुछ बड़े सकारात्मक रिजल्ट जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं? वो आपने देखे हैं योग के माध्यम से? तो मैंने बोला कि वैसे उसको मुझे डेवलप करना पड़ा, उसका रिस्पॉन्स चाहिए था मुझे, उसकी विलिंगनेस मुझे मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसका ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसको मैंने पहले डेवलप किया थोड़ा, 8 महीने, साल भर मुझे लग गया। धीरे धीरे करके आज वो इतना पॉलिश हो रही है कि जो रिजल्ट आज हमारे देश के, पूरे देश दिख रहा है। अच्छा, अन्वी के मामले में अगर हम बात करें, शारीरिक रूप से जो उसको बेहतर स्थितियां बनती चली गई, अब वो सक्षम है अपने आप को, बल्कि उसके अंदर से भी इच्छा जागी, आत्मबल जागा कि वो खड़ी भी हो सकती है, अपने हाथ से पानी लेकर पी सकती है, कुछ अपने छोटे मोटे काम भी कर सकती है। पढ़ाई को लेकर कितना असर पड़ा? क्योंकि ये सारी योगाभ्यास जो है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी बहुत ज्यादा सक्रिय और सक्षम बनाते हैं। जी, बिल्कुल। जो योगा की वजह से उसके जो ब्रेन सेल्स जो डेवलप हुए हैं, वो चीज उसकी पढ़ाई में इतना इफेक्ट कर रहे हैं कि आज वो लिखने भी के काबिल भी बन चुकी है। वो थोड़ा सब ग्रास्पिंग पावर जो है उसका, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है। वो आंसर भी सबके साथ कर रही है, कम्युनिकेट करने लगी है। तो वो चीज उसकी पढ़ाई में भी काफी इफेक्ट होने लगा है कि वो आज 7th स्टैंडर्ड तक वो स्टडी पे भी आगे निकल चुकी है। बहुत अच्छी बात है। हमने अन्वी से भी बात की थी नम्रता जी। हाँ। अब एक बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है कि इस मामले को लेकर ये एक तरह से वो कहते हैं कि एक केस स्टडी है कि योग के प्रयोग से और योग के अभ्यास से इस तरह के मामलों में किस तरह से बहुत अच्छे परिणाम जो है मिल सकते हैं। इस पर वैज्ञानिक शोध होने चाहिए, इस पर अध्ययन होने चाहिए और इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एक आपने शुरुआत कर दी, एक जमीन आपने तैयार कर दी है उसके लिए। आपने कभी इसको डॉक्यूमेंट किया या आपने सोचा कि इसके बारे में मुझे एक पूरी प्रक्रिया जो स्टेप बाय स्टेप हर रोज आपने नई चीज की होगी, नई सोच के साथ की होगी, तो कुछ इसको लिखें या उसको डॉक्यूमेंट करें? मुझे लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी नम्रता जी आगे चलकर। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ वैसे हाँ। कि आज तक काफी सारे पेशेंट्स आए और मोस्टली मैं बताना चाहूँ आपको तो सब चैलेंजेस ही आए मेरे पास। बिल्कुल। अच्छा, योग को एक खेल के रूप में, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं, खेलो इंडिया में भी अब योग को शामिल किया गया, तो आपके ये बच्चे और अन्वी ने तो मेरा ख्याल है कई इवेंट्स में भाग भी लिया और प्राइज भी जीते हैं।
किस तरह के इवेंट्स में उसने भाग लिया जो योग से जुड़े रहे? योग में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे आर्टिस्टिक इवेंट होता है, ट्रेडिशनल इवेंट होता है। तो आर्टिस्टिक है, उसमें क्या होता है, म्यूजिक के ऊपर आपको कंटिन्यू 15 से 20 आसन करना होता है। अच्छा। तो उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो एक साथ उतने आसन याद भी रख सकती है और कंटिन्यू कर भी सकती है। अरे वाह। ये फिर अलग अलग आसन रहते हैं ट्रेडिशनल इवेंट्स, तो वो भी वो कर लेती है अच्छे से। तो उसमें सब में, और खेलो इंडिया की बात कही जाए तो खेलो इंडिया के लिए भी हमारा अभी प्रयत्न चालू है कि नेशनल गेम्स है, खेलो इंडिया है, उसमें भी आगे जाके डिसेबल की कैटेगरी को हम इन्वॉल्व कर सके उसके लिए। लेकिन हमको सभी स्टेट में ऐसे बच्चे हैं उसको रेडी करना पड़ेगा जी, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स आजकल बहुत ज्यादा उभर कर आ रहा है। हमारे देश के ऐसे खिलाड़ियों ने जो दिव्यांग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने सारे उन्होंने मेडल्स, पदक जीते हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। नम्रता जी, शब्द तो हमारे पास नहीं होते जो आप लोग इस रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। एक बच्चे का जीवन इस तरह से इस सही दिशा में आगे बढ़ जाए, सामान्य तौर पर वो जीवन जीने लायक बन जाए, और जीवन जीने लायक ही क्या, वो तो मतलब असामान्य प्रतिभा उसके अंदर दिखाई देती है जब इतने बड़े स्तर तक वो जाकर मेडल जीत कर लाती है। तो इसमें जो आप लोग का योगदान है वो बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बहुत ही प्रेरक बातचीत कर रहे हैं अन्वी के बारे में। अन्वी जो कि गुजरात से है, सूरत से है, और वही अन्वी जिसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिक्र किया, और उस स्टोरी को, उस कहानी को जो कि सच्ची कहानी है, उसके बारे में बात करने से कितनी सारी चीजें हमें एक प्रेरणा के रूप में प्राप्त होती हैं। इस बात का अंदाजा आपने लगाया होगा जब हमने अन्वी के पिताजी से बात की, अन्वी की माँ से बात की, यहाँ तक कि अन्वी से भी बात की। छोटे छोटे शब्दों में किस तरह से वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं, वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन इस कड़ी में बहुत से लोगों की भूमिका रही है। उनके माता पिता की भूमिका तो रही है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, उस परिवार की भी है, लेकिन उसमें शिक्षा भी चूंकि सामान्य रूप से अन्वी हासिल कर रही है, इसलिए एक शिक्षण संस्था जहां ऐसे बच्ची पढ़ रही हो उसकी क्या भूमिका रही होगी ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां बच्चों का व्यवहार, अध्यापकों की भूमिका, वहां के जो प्रिंसिपल हैं और दूसरे जो वहां पे वरिष्ठ लोग हैं उनकी क्या भूमिका इस बारे में रही है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने इस समय संपर्क किया है परेश पटेल जी, जो कि संस्कार कुंज ज्ञानपीठ के प्रेसिडेंट ट्रस्टी हैं, और उन्हीं के स्कूल में 2017 से अन्वी जो है वो पढ़ रही हैं। परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। यस सर, थैंक यू सर। जब 2017 में आपके यहाँ अन्वी आई थी, तब में और अब में आप किस तरह का फर्क देखते हैं? उस बच्ची ने बहुत मेहनत की, बड़ी इच्छा शक्ति उसकी मजबूत है, और उस सब में आपने बहुत सपोर्ट किया, आप सभी ने किया। जब वो आई सर, तब तो उसमें जो दिव्यांग बच्चा है ऐसा ही था, लेकिन उसके बाद उसमें मैंने देखा फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखी, तो मैंने सोचा कि ये बच्ची, उसमें जो ताकत है उसको हम आगे बढ़ाए। तो और वो आगे बढ़ाने के लिए हमने योग का सहारा लेने का निर्णय मैंने किया जी। और ये योग का सहारा का निर्णय लेने से मैं 23 साल से संस्था में हूँ, टोटल एजुकेशन लाइन में। तो मैंने पहले से योग को मैंने प्रायोरिटी दी है और उसको सब्जेक्ट के तौर पर ही मैंने डेवलप किया है हर स्कूल में। अच्छा परेश जी, ये बताएं कि चूंकि ये ऐसी बालिका है जो बहुत विशिष्ट है और दिव्यांग है, जिसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, लेकिन ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य ढंग से रह सके, पढ़ सकें, उनके साथ वो इंटरैक्ट कर सकें, इन चीजों के लिए एक बहुत अनुकूल माहौल चाहिए, जो बहुत बार हो नहीं पाता, और इस वजह से बच्चों पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, ऐसे बच्चों पे खासतौर पर। तो वो माहौल किस तरह आपने बनाने की कोशिश की? मैंने सुना है कि आपके स्कूल में ऐसे और भी बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे बड़े आत्मविश्वास से और बड़ी खुशी के साथ वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। यस सर, मैं एक फर्स्ट तो मैं प्रायोरिटी शिक्षा को, डिसिप्लिन को देता हूँ कि अगर बच्चों में डिसिप्लिन होगी तो वो आगे बढ़ेंगे। डिसिप्लिन मैं सभी बच्चों को बताता हूँ कि बेटा अगर इनके जैसे हम होते और हमारे साथ दूसरे दुर्व्यवहार करते तो हमारा को कैसा होता है। हमारे सर सब ये जो बच्चे हैं एबनॉर्मल बच्चे, अन्वी बहन को देखने के बाद, सब अन्वी बहन आई तो आगे मेरे पास 6-7 बच्चे थे तभी, और उसके बाद योग में आगे बढ़े तो पेरेंट्स को पता चला, तो उसने एडमिशन 21 हुए एक ही साल में। अच्छा। इस बार 2020 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो अभी अन्वी बेन को ये जो राष्ट्रपति अवार्ड मिला, ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड मिला,
और वो अपना ये गुजरात गौरव अवार्ड मिला। और सर मैं यही बता रहा हूँ तो अनवी बहन जब भी मैं योग में आगे ले जाता था कहीं भी नेशनल इंटरनेशनल, तब ये बोलता था मेरे को नमो दादा को मिलना है, नमो दादा को मिलना है, आप समझे ना जी। और उसका एक मतलब वो आइडियल थे नमो दादा उसके। तो मैंने बोला था बेटा अगर ऐसा मेहनत करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे। और हमारे स्कूल में ऐसा माहौल है सर कि ऐसे बच्चों को जो नॉर्मल बच्चे हो ये दिव्यांग बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं सब समझाता हूँ कि हमारे पास भगवान ने कुछ न कुछ खासियत दी है, तो हम इसका मतलब जो ये दिव्यांग बच्चे हैं, जो ये बच्चों को अगर कोई दिव्यांग स्कूल में रखेंगे, दिव्यांग स्कूल में रखेंगे तो सर उसकी जो ताकत है वो दिव्यांग हो जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल बच्चों के साथ रहेंगे तो जो दिव्यांगता है वो कम नहीं, मतलब उसमें ज्यादा बढ़ेगी नहीं, और ये नॉर्मल बच्चों के साथ रह के अच्छी तरह। लेकिन हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो ये दिव्यांग बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। और अनवी के बाद इस साल ही सर मैं बताता हूँ कि नमो साहब को मिलने के बाद या मतलब उसको जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड मिलने के बाद सर फिर 12 बच्चे मेरे पास और एडमिशन के लिए आए दिव्यांग, और वो भी पढ़ रहे हैं। परेश जी, क्योंकि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जो अध्यापक अध्यापिकाएं आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको क्या विशेष रूप से कोई प्रशिक्षण भी इसके लिए दिया गया, या उनको सेंसिटाइज करने की भी जरूरत होती है कि वो इस तरह के बच्चों को बिना ये जताए कि वो क्या है लेकिन उनकी विशेष जरूरतों को भी ध्यान में रखें, तो इसके लिए कुछ कार्य विशेष किया आप लोगों ने? यस सर, आज सर इसमें क्या है सर, मैंने अलग से 2 टीचर अलग से रखे हैं जो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो। इन बच्चों को क्या है कि मैं 2 घंटे नॉर्मल बच्चों के साथ रखता हूँ। अच्छा। फिर बाद में एक अलग अपना हॉल है, एसी हॉल, उसमें ये सब बच्चों को ले जाते हैं और एक टेबल बेंचेस है उसके पास बिठा के उसको मतलब ड्राइंग में जिसको इंटरेस्ट है उसको ड्राइंग करवाते हैं, जिसको लिखने का इंटरेस्ट है उसको लिखने का, जिसको माटी वर्क का मतलब मिट्टी का जिसको करना है काम वो मिट्टी का वर्क करवाते, जिसको गाना गाना है, जिसको डांस करना, डांस वाले बच्चे भी गुजरात में जाके आए मेरे बच्चे सर। अच्छा। डांस में भी वो स्टेट में 1st, 2nd, 3rd लेके आए हैं वो दिव्यांग बच्चे। क्या बात। मतलब जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें हम उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें स्टडी में कुछ उसको डेवलप नहीं करते, उसको जिसमें रस, ये जो दिव्यांग बच्चे हैं उसको पढ़ाने से पहले उसमें किसको रुचि है, वो अपने पाँव पे पैर पे कैसे निर्भर हो, वो अपने आप आगे जाके अपना सब अपना दिनचर्या वो कैसे अपने आप करे, वो सब हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। मतलब उसको पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये बच्चों के साथ रह के दिव्यांग मां से दिव्य बने, दिव्यांग का कम और दिव्य बने, ऐसा हमारा प्रयत्न रहता है। अच्छा परेश भाई, बड़ी एक अच्छी बात आपने बताई कि 2-3 घंटे वो सामान्य बच्चों के साथ रखा जाता है उनको, या रहते हैं ये, तो एक तो ये है कि उनका आत्मविश्वास या वो खुद को सामान्य समझने की एक इच्छा जो होती है मन में वो बलवती होती है, उनको भी ये एहसास होता है कि वो भी सामान्य बच्चे ही हैं, और उसके बाद उनकी विशेष ज़रूरतों के हिसाब से उनको फिर आप चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो या स्पोर्ट्स हो, योग हो, ये सब करवाते हैं। बहुत बहुत आभार परेश पटेल जी, ये जो समय भी आपने दिया और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो उसके लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आभार साहब, आभार। तो श्रोताओं, ये थे परेश पटेल, संस्कार कुंज ज्ञानपीठ सूरत के प्रेसिडेंट ट्रस्टी, जिस स्कूल में अनवी जो है वो पढ़ रही है वर्ष 2017 से। ये छोटी छोटी जो प्रयास अपने अपनी जगह अलग अलग, चाहे वो व्यक्तियों द्वारा हो रहे हों, समूहों द्वारा हो रहे हों, संगठनों द्वारा हो रहे हों, ये अपने आप में सब मिलकर एक इतना अच्छा सुयोग और संयोग बनाते हैं कि अनवी जैसी बच्ची अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने में सक्षम हो पाती है, और हम सब गर्व करते हैं इस बात पर। इसलिए इस तरह के प्रयास को न सिर्फ सराहना मिले बल्कि वो हम सब की प्रेरणा बने, और हम सब अपने दिव्यांग बच्चों के लिए या बड़ों के लिए एक संवेदनशीलता का भाव रखते हुए उनके साथ खड़े हों, उनकी क्षमता के विकास में उनको पूरा सहयोग दें, उनका मार्गदर्शन करें। यही कामना है, और मुझे लगता है कि इसमें आप सबका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी जैनेंद्र को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।